नमस्कार दोस्तों, 14 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वैसे आज अच्छी खासी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है। किसके रिस्पेक्ट में? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लॉज गवर्निंग इंटरफेथ मैरिजेस इन इंडिया, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वीडियो एग्जिस्टेंट है। स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेटेड, मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड आप इस वीडियो को देख लीजिए जाके। इंटरफेथ मैरिज कन्वर्जन इन इंडिया स्पेशल मैरिज एक्ट, पूरा स्पेशल मैरिज एक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया विनीत सर ने बहुत अच्छे से। आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपका जो बेसिक बैकग्राउंड है वो क्लियर हो जाएगा। अब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को लेके रिसेंटली काफी बहस चल रही है। ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव हो रखा है। ये मुद्दा इसलिए भी सेंसिटिव हो रखा है क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में एंटी लव जिहाद ऑर्डिनेंस लेके आया गया है, जिसमें जो इंटर रिलीजियस कपल्स हैं वो आसानी से शादी नहीं कर सकते। ठीक है भाई। इनफैक्ट बेसिकली जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं एक हिंदू लड़की की शादी एक मुस्लिम लड़के से रोकने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि बोला गया है कि एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की, ठीक है, एक हिंदू लड़की हो चाहे एक मुस्लिम लड़की हो, किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी करेगी तो भाई उसके लिए बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ हद तक इन इंड्रेंसेस और इन चेक्स और बैलेंसेस को रोकते हुए इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है। इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने इंटरफेथ मैरिजेस को लेके क्या बोला है कि भाई देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करिए तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1944 का जो सेक्शन 54 का जो सेक्शन 5 है, वो सेक्शन 5 क्या बोलता है कि जो सोलोमनाइजेशन ऑफ मैरिज है, ठीक है, सोलोमनाइजेशन ऑफ मैरिज क्या होती है? तो भाई आप जिस धर्म में, मान लीजिए आप हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो आप देखते हो फेरे होते हैं, मंगलसूत्र डाला जाता है, पूरा प्रोसेस होता है। मुस्लिम धर्म में अपना प्रोसेस होता है, क्रिश्चियन धर्म में अपना प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप शादी को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हो, शादी को लीगलाइज करते हो, बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसको आप बोलते हो सोलोमनाइजेशन ऑफ मैरिज। मतलब जो मैरिज राइट्स है उनको कंडक्ट करना हो गया सोलोमनाइजेशन ऑफ मैरिज। सेक्शन 5 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट क्या बोलता है कि सोलोमनाइजेशन ऑफ मैरिज से 30 दिन पहले आपको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा अगर आप दो अलग अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर रहे हैं। तो अगर एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के शादी कर रही है या फिर एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के शादी कर रही है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर उन दोनों को अपनी शादी को सोलोमनाइज करने से 30 दिन पहले पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हम शादी कर रहे हैं, और ये पब्लिक नोटिस डिस्प्ले करना पड़ेगा इन द ऑफिस ऑफ मैरिज ऑफिसर। और अगर इस शादी के अगेंस्ट किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वहां पे ऑब्जेक्शन रेज करेगा, और ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन यहां देखिए हो ही जाता है क्योंकि अलग अलग धर्म के लड़का लड़की की शादी हो रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली उनके जो पेरेंट्स हैं वो रेडी नहीं होंगे। पेरेंट्स रेडी नहीं होंगे तो अपने अपने तरीके से वो शादी को रोकने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे जब ये केस पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे विवेक चौधरी, उन्होंने सेक्शन 6 एंड 7 को सेक्शन 46 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के साथ पढ़ा, और उन्होंने बोला कि भाई देखिए ये जो 30 दिन का पब्लिक नोटिस है ना, ये इंसानों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। हमारे पास फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी एंड प्राइवेसी है, और फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी और प्राइवेसी हमें ये फ्रीडम देता है कि हम जिससे चाहें उससे शादी कर सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार के स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा। स्टेट एक्टर्स का इंटरफेरेंस मतलब गवर्नमेंट नियम कानून बना के नहीं रोक सकती शादी को। नॉन स्टेट एक्टर्स का इंटरफेरेंस मतलब बालिग अगर बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स नहीं रोक सकते, क्योंकि सरकार से ज्यादा तो फैमिली और जो पेरेंट्स होते हैं, जो सिबलिंग्स होते हैं, वो इस तरीके की चीजों को यहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसको याद रखिएगा। कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी पोलराइज होती हुई नजर आ रही है इंटरफेथ मैरिजेस को लेके, कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को अरेस्ट करने की कोशिश है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये आपको काम आएगी। फिर जनरल स्टडीज पेपर 4 में इमोशनल इंटेलिजेंस में भी ये चीज आपको काम आ सकती है। अगली न्यूज पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें मैं फ्री में करा रहा हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए। तो यहाँ पे कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने 83 तेजस फाइटर्स ऑफ द एयरफोर्स को अप्रूवल दे दिया है। भैया देखिए, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्टैंड ऑफ चल रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहा है। हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और लाइन ऑफ कंट्रोल है, दोनों बहुत ज्यादा एक्टिव हो रखी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशंस कर रहा है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो अप्रैल मई के समय से ही हालात बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने एक्विजिशन दिया है, क्लियरिटी दी है क्या कि 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके लिए 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्लेस किया है। तो सरकार ने 83 तेजस
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया है इंडियन एयरफोर्स के लिए। इन एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो एयरक्राफ्ट है ये है तेजस MK-1A मल्टी रोल लाइट फाइटर्स। इनको बनाएगा कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जो पहला बना था वर्जन तेजस फाइटर का, उसको बोला गया था MK-1 वर्जन। शुरुआत में जो MK-1 वर्जन थे, इसके 40 एयरक्राफ्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडियन एयरफोर्स ने। पहले 20 को किया, बाद में 20 को किया, उसमें कुछ ट्रेनर्स भी थे। अब ये जो एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये तेजस MK-1A है। MK-1 से MK-1A थोड़ा एडवांस है, ठीक है भाई। MK-1A में MK-1 से 40 नए मॉडिफिकेशंस है। इन 40 नए मॉडिफिकेशंस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में इंप्रूवमेंट किया है, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगाया है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को इंक्लूड किया गया है, एक नेटवर्क वॉरफेयर सिस्टम जिसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ओवरऑल जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है MK-1 वर्जन तेजस की, उसको बढ़ाया गया है MK-1A में। ये तेजस की फोटो है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में चीज आपको काम आएगी। और कहीं ना कहीं तेजस का टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करना ये हमारी सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम तेजस को एक हायर लेवल पे लेके जा पाते हैं तो इन एयरक्राफ्ट्स को हम अपने देश के अंदर बना सकते हैं, तो हम सेल्फ सफिशिएंट भी होंगे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में। जो पैसा है वो हमारे देश के अंदर रहेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और हो सकता है कि बाद के समय में हम इन एयरक्राफ्ट्स को आसपास की कंट्री को बेच भी पाए। फिर भाई, इंडियाज 8 पॉइंट एक्शन प्लान टू यूएनएससी टू कॉम्बैट टेररिज्म। रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट में अपना लेक्चर पेश किया। अभी के लिए आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है इंडिया 2 साल के लिए, जनवरी 2021 से लेकर 2023 तक। एस जयशंकर साहब ने जो अपनी स्पीच दी है, उस स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आज के एडिटोरियल में भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने आज का एडिटोरियल एनालिसिस ना देखा हो तो उसको जरूर देखिए। जयशंकर साहब ने 8 पॉइंट एक्शन प्लान सजेस्ट किया है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है ऑल द मेंबर नेशन शुड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस इन इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कन्वेंशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो भी काउंटर टेररिज्म कन्वेंशन इंस्ट्रूमेंट्स आज तक साइन किए गए हैं, जिन जिन कंट्रीज ने साइन किए हैं, वो अपने अपने जो भी प्रोमिसेस हैं उन पे खरा उतरे। कहीं ना कहीं कंट्रीज जब टेररिज्म को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स दिखाती हैं, वो सही नहीं है। तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ये बोलती हैं कि भाई हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, बट बैक एंड से वो सपोर्ट करती हैं टेररिज्म को, फाइनेंशियल सपोर्ट को ऑफर करके। ऐसी कंट्रीज को कई बार ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। यहाँ पे पाकिस्तान की बात की जाए तो उसको ग्रे लिस्ट किया गया है। जरूरी है कि पाकिस्तान को भी यहाँ पे बैकलिस्ट किया जाए, क्योंकि ये जो डबल स्टैंडर्ड कंट्रीज है ये टेररिज्म को फैलाने के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। फिर काउंटर टेररिज्म की जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है उसको बदलने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस में जब इनलिस्टिंग या डीलिस्टिंग होती है इंडिविजुअल्स की या एंटिटीज की जो कि दुनिया भर में टेररिज्म फैलाते हैं, वहां पे ये डीलिस्टिंग और लिस्टिंग रिलीजन के आधार पे या पॉलिटिकल आधार पे नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने एडिटोरियल में बताया था कि चाइना एक एंटी इंडिया स्टांस रखने के लिए इंडिया के खिलाफ जिन जिन टेररिस्ट ने टेररिस्ट अटैक किए हैं उनको यूएनएससी के सैंक्शन से बचाया है चाइना ने, बार बार इंडिया के रेजोल्यूशन को वीटो करके। उसी प्रकार से मलेशिया और टर्की ये रिलीजियस वजहों से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टेररिस्ट नेटवर्क्स को सपोर्ट करते हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के बीच की जो लिंक है, उस लिंक को खंगालना जरूरी है, उस लिंक को तोड़ना जरूरी है। एफएटीएफ को लगातार एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंस फ्रेमवर्क्स में वीकनेसेस को ढूंढते रहना चाहिए। यूएन की जो काउंटर टेररिज्म बॉडीज हैं उनके पास प्रॉपर पैसे रहना चाहिए ताकि वो सही तरीके से अपना काम कर सकें। तो अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे जयशंकर साहब ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में करी हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये चीज आपको काम आएगी। हम हमारे शंकर साहब ने बोल तो दिया ये सब, लेकिन इन सब चीजों को इनके एसेंस में माना जाए ये बहुत मुश्किल है। बहुत लंबे समय से इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूएन में टेररिज्म के साथ जिस प्रकार से डील किया जाता है उसकी मेथोडोलॉजी को बदलने की कोशिश कर रहा है, बट टू नो अवेल, क्योंकि बाकी कंट्रीज कहीं ना कहीं टेररिज्म को इस्तेमाल करके अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेम्स को मीट करना चाहती है। फिर भाई, राइस और व्हीट के ट्रेड में इंडिया इस समय पे काफी आगे चल रहा है। आपको पता है कि दुनिया भर में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन चल गया, बहुत सारी जगहों पे सप्लाई चेन टूट गई, बहुत सारी जगहों पे जो फूड अवेलेबिलिटी थी वो कम हो गई। राइस के लिए हमने कुछ दिन पहले सुना था कि राइस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, 10 मिलियन टन से ज्यादा हो सकता है राइस एक्सपोर्ट करे इस साल इंडिया। और इस साल इंडिया व्हीट का भी मेजर एक्सपोर्टर बन रहा है। चाइना बहुत तेजी से स्टॉक पाइलिंग कर रहा है। कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स के लिए समझना बहुत मुश्किल हो गया कि चाइना इतनी तेजी से स्टॉक पाइलिंग कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो चूंकि चाइना फूड गेन्स की बहुत ज्यादा स्टॉक पाइलिंग कर रहा है तो चाइना से फूड के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, और जब किसी चीज के ऑर्डर बढ़ जाते हैं तो उसके दाम भी बढ़ जाते हैं।
फिर भाई अल्ट्रा लो इंटरेस्ट मनी आ गया है मार्केट में, बहुत सारी सरकारों ने अपने रेपो रेट को कम कर दिया, रेपो रेट ने कम कर दिया तो जो पैसा था वो कम इंटरेस्ट रेट पे लिक्विडिटी के फॉर्म में मार्केट में इंजेक्ट हो गया, ये पैसा लोगों के हाथ में पहुंचा, लोग ज्यादा खत्म कर रहे हैं, तो जो लोग खत्म कर रहे हैं वो एग्री कमोडिटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते भी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम ऊपर जा रहे हैं। तो यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसने ट्यूसडे, यूएसडीए ने ट्यूसडे को यह बोला कि जो इंडियन व्हीट का एक्सपोर्ट्स है 2020-21 में जुलाई से जून के टाइम पीरियड में ये 1.8 मिलियन टन जाएगा। पहले ये 1 मिलियन टन का अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो कि एस्टिमेट था, अब ये 1.8 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। भाई बहुत तेजी से व्हीट के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और एक ऐसे समय पे जब व्हीट के दाम भी बढ़ रहे हैं। जो व्हीट के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मार्च डिलीवरी के, वो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड एक्सचेंज पे 244.35 मिलियन पर टन पे बेच रहे हैं। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मार्च डिलीवरी का मतलब क्या है कि जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं दो पार्टी के बीच में, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मार्च में हम आपसे इतना व्हीट खरीद लेंगे इतने पॉइंट पे। तो मार्च पे जिस रेट पे और जिस क्वांटिटी का व्हीट खरीदा बेचा जाएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट जनवरी में साइन कर लिया जा रहा है, इसको बुलाया था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक साल पहले ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट $206.59 $206.59 पर टन का बिक रहा था, अब ये $244.35 पर टन का हो रहा है, 18.3% का इंक्रीमेंट हुआ है। कल ही मैंने एक फूड इन्फ्लेशन पे वीडियो बनाई है जहां पे मैंने आपको ये बताया है कि दुनिया भर में फूड प्रोडक्ट्स के दाम क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी आपको बताए हैं। फिर आसपास की जो कंट्रीज हैं, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज जो कि पहले रशिया से अपना वीट मंगवाती थी, अब इंडिया से वो अपना वीट बहुत ज्यादा मंगवा रही है। लेकिन अगर आप वीट की कॉम्पिटिटिवनेस देखो इंडिया में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वीट की कॉम्पिटिटिवनेस ना के बराबर है। वीट का अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंडिया में देखिए तो वो है 19,750 पर टन। अब अगर एमएसपी पे मान लीजिए सरकार किसानों से वीट खरीदती है और इस एमएसपी के वीट पे क्लीनिंग, बैगिंग और लोडिंग और ट्रांसपोर्ट टू कांडला और मुंद्रा के चार्जेस मान लीजिए 1200 रुपए हैं, तो पर टन वीट की कॉस्ट कितनी निकल के आती है? 20,950 टन। तो 20,950 रुपए पर टन, जो कि निकल के आता है लगभग $286 पर टन, और इसमें अगर आप एक्सपोर्टर का मार्जिन जोड़ दो तो $290 पर टन। तो समझिए बात को, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड एक्सचेंज पे है वीट का, वो है $244.35 पर टन। एक साल पहले ये केवल $207 पर टन था, टू बी प्रिसाइज 206.59। और अगर इंडिया में अगर आप एमएसपी देखो 19,750 रुपए, 19,750 पर टन, उसमें 1200 रुपए का क्लीनिंग, बैगिंग, लोडिंग और ट्रांसपोर्ट का चार्जेस जोड़ दो तो ये पहुंचता है 20,950 रुपए पर टन, जो कि होता है $286 पर टन। इसमें एक्सपोर्टर का मार्जिन जोड़ दो क्योंकि वो भी कुछ कमाएगा, तो $290 पर टन। तो भाई यूएस के शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड एक्सचेंज पे 18% बढ़ने के बाद भी जो वीट पर टन बिक रहा है वो $244.35 पे बिक रहा है, और इंडिया का वीट आ रहा है $290 का। तो क्या इंडिया का वीट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कॉम्पिटिटिव है? बिल्कुल कॉम्पिटिटिव नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सपोर्ट क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर फार्मर्स से हम वीट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदते हैं और फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं, कोई हमारा वीट नहीं खरीदेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो वीट $244 का बिक रहा है पर टन, 18% दाम बढ़ने के बाद, और यहां तो $290 का मिलेगा, तो कौन खरीदेगा हमारा वीट भाई इतना महंगा? समझ गया आप बात को? तो ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसानों से ना खरीद के किसानों से सस्ते में वीट खरीदते हैं, वो ट्रेडर्स इस वीट को देश के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर यूएसडीए की रिपोर्ट यह भी बता रही कि इंडिया के राइस इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं। पिछले 2 सालों में इंडिया के राइस इंपोर्ट्स थे 9.79 मेट्रिक टन और 11.791 मेट्रिक टन। 2020 में इंडिया के राइस इंपोर्ट्स हैं 14.4 मेट्रिक टन, यानी इंडिया ने राइस इंपोर्ट किया इंडिया में 14.4 मेट्रिक टन। इंडिया का जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है किसमें, वीट और राइस के एक्सपोर्ट में, वो है थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है ना भाई? अगर आप थाईलैंड की बात करें एक्सपोर्ट की, तो भाई थाईलैंड का जो एक्सपोर्ट था उनके क्रॉप्स का, वो गिरा है 2020 में। कितना पहले था थाईलैंड का? 11.056 मेट्रिक टन, अब वो 7.562 मेट्रिक टन पे आ रहा है। वियतनाम का पहले था 6.59 मेट्रिक टन, वो आ गया 6.58 मेट्रिक टन पे। समझिए बात को, ये 3 साल का डाटा बता रहा है। इंडिया का जो राइस इंपोर्ट है, आप समझ सकते हो, वो 11.791 मेट्रिक टन से 9.79 मेट्रिक टन, और इस साल का 14.4 मेट्रिक टन से। थाईलैंड और वियतनाम जो भी फूड क्रॉप्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 2 सालों में और इस साल में, तो इस साल में उन्होंने क्रॉप एक्सपोर्ट किया। थाईलैंड ने कितना? 5.5 मेट्रिक टन का। पिछले साल कितना एक्सपोर्ट किया था? 7.562 मेट्रिक टन। उससे पहले 11.056 मेट्रिक टन। वियतनाम ने इस साल
कितना एक्सपोर्ट किया? 6.1 मेट्रिक टन। इससे पहले कितना किया था? 6.58 मेट्रिक टन। उससे पहले 6.59 मेट्रिक टन। तो एक्सपोर्ट्स थाईलैंड के और वियतनाम के गिर रहे हैं। वियतनाम ने तो 70,000 टन ऑफ इंडियन राइस को पहली बार इंपोर्ट किया है, और कहीं ना कहीं वियतनाम चाइना को बल्क में एक्सपोर्ट करता है, तो वियतनाम इंडियन राइस को इस समय पे इंपोर्ट कर रहा है। सबसे मेन चीज है चाइना की। चाइना इस क्वांटिटी में चीजों को अपने आप इंपोर्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, कि दुनिया भर के मार्केट्स में एग्रीकल्चर कमोडिटीज के दाम बढ़ गए हैं। चाइना ज्यादातर कौन कौन सी चीजें इंपोर्ट कर रहा है? तो ऑयल सीड्स इंपोर्ट कर रहा है, सोयाबीन, कोर्स ग्रेन इंपोर्ट कर रहा है, मेज और सोरगुम, ठीक है ना भाई। अब साथ बात तो यह है कि चाइना इतने स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स बना क्यों रहा है, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। और दूसरी बार, इतने स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स बनाने की वजह से जो इतनी तेजी से इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं इलॉजिकल तरीके से, इसके भी ट्रेंड क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स थे। फिर बात करते हैं इंडिया और यूएई के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन को लेकर। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बोला गया कि इंडिया और यूएई साइंस और टेक्निकल कोऑपरेशन में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो भाई इंफॉर्मेशन शेयर होगी फ्रॉम डाटा फ्रॉम सैटेलाइट्स, रडार, टाइड गेजेस, मीटरोलॉजिकल स्टेटस। फिर भाई एमओयू साइन हुआ है कि ये लोग नॉलेज शेयर करेंगे ऑन ऑपरेशनल प्रोडक्ट्स फॉर सीज्मोलॉजिकल एंड ओशनिक सर्विसेज। फिर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, रिसर्च स्कॉलर का, साइंटिस्ट का, स्पेशलिस्ट का, टेक्निकल और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करेंगे। मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन नेटवर्क को डिप्लॉय किया जाएगा। डस्ट और सैंड वॉर्म्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम डिप्लॉय किया जाएगा और डाटा को शेयर किया जाएगा। सीज्मोलॉजी के फील्ड में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाएगा। तो भाई ओमान सी में सुनामी वेव्स आ सकती हैं क्या, या अरेबियन सी में सुनामी वेव्स आ सकती हैं क्या, इसके लिए एडवांस प्रिडिक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन को एडवांस में प्रोवाइड किया जा सके। रियल टाइम सीजमिंग डाटा को समय समय पे शेयर किया जाएगा। फिर सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम को कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा कि बहुत जल्दी सुनामी की फोरकास्टिंग की जा सके, जो कि ओमानी सी और अरेबियन सी दोनों से खतरा है, किसका? सुनामी का। और कहीं ना कहीं जो वेदर सर्विसेज हैं, ये वेदर डिपेंडेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। आपको पता है एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि वेदर की वैगरीज पे बहुत डिपेंड करते हैं। तो पानी अगर गलत समय पे बरस गया तो कहीं ना कहीं आपका एग्रीकल्चर इफेक्ट हो जाएगा। अगर ओवरऑल मौसम खराब है तो इंटरनेशनल शिपिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो वेदर और फोरकास्टिंग सर्विसेज को इंप्रूव करना है ताकि वेदर डिपेंड सर्विसेज को और स्ट्रीमलाइन किया जा सके और एफिशिएंट किया जा सके। ठीक है भाई। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया को 6 रीजन में बांट रखा है। यूएई और इंडिया वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के डिवीजन में एक ही रीजन में आते हैं। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी दैट प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन क्लाइमेटोलॉजी, साइंस, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। यहां पे अगर यूएई की लोकेशन देखें तो यहां पे नजर आ रही है आपको यूएई की लोकेशन। यूएई किसके किसके साथ लैंड बॉर्डर बनाता है? सऊदी अरेबिया के साथ लैंड बॉर्डर बनाता है, ओमान के साथ लैंड बॉर्डर होता है। यूएई का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है दुबई, जो कि अक्सर का न्यूज में रहता है। यूएई के पास कौन सी कंट्री है? तो एक कतर नजर आ रही है आपको यहाँ पे, बहरीन या छोटा सा आइलैंड नजर आ रहा है, कतर फिर भी बड़ा नजर आ रहा है, सऊदी अरेबिया। ये जो पूरा का पूरा नेबरहुड है बहुत डिस्टर्ब रहा है। मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज कवर की थी कि 2017 में सऊदी अरेबिया और यूएई ने मिलकर कतर के ऊपर एक एम्बार्गो लगा दिया था। फिर कतर की ईरान से दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, अभी के लिए वो एम्बार्गो हट गया। कतर को 2017 में जीसीसी से निकाल दिया गया था, गल्फ ऑपरेशन काउंसिल से, अब फिर से जोड़ लिया गया। ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा इलाका है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज काम आएगी। फिर एक और न्यूज, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच कर दिया गया यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। तो भैया पहले डोनाल्ड ट्रंप ऐसे यूएस प्रेसिडेंट बने हैं जिनको 2 बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इंपीच किया गया है। भैया 20 जनवरी को ये चार्ज छोड़ रहे हैं और उनको अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इंपीच कर दिया गया। तो जो डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड हाउस है, यहाँ पे 232 197 की मेजोरिटी से इंपीच किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। और इवन 10 रिपब्लिकन जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के हैं, उन्होंने भी इंपीचमेंट के फेवर में वोट किया है। हालांकि इससे होने वाला कुछ नहीं है, 20 जनवरी को ही व्हाइट हाउस से निकलेंगे आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब, बहुत जल्दी समय आ गया है। आज 14 जनवरी है, 6 दिन बाद जो बाइडन एंट्री मारेंगे व्हाइट हाउस में और डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से टाटा बाय बाय हो जाएंगे। यहाँ पे इंपीचमेंट के चार्जेस क्या लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मास इंसरेक्शन को इंसाइट किया है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश की। उन्होंने एक इंसेंडियरी स्पीच दी जिसके चलते हजारों की तादाद में लोग मोबिलाइज हुए और उन्होंने कैपिटल पे अटैक कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये इल्जाम लगे हुए हैं। अगर आप बात करो आज तक यूएस
प्रेसिडेंट कौन कौन से हैं जिनके खिलाफ इंपीचमेंट के चार्जेस चलाए गए, तो 3 यूएस प्रेसिडेंट्स हैं जिनके खिलाफ इंपीचमेंट के चार्जेस चलाए गए। डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट 2019 में, बिल क्लिंटन के अगेंस्ट 1998 में, एंड्रू जॉनसन के अगेंस्ट 1868 यानी 1868 में। तीनों में से कोई भी इंपीच नहीं हुआ। इनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इंपीच किया था, लेकिन सेनेट ने एक्विट कर दिया। और कहीं ना कहीं 20 जनवरी को तो सीधे सीधे निकल ही जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप बाहर हाउस ऑफ रिप्रेजेंट मतलब यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिस से। तो सेनेट इनके इंपीचमेंट को टेकअप करेगा नहीं करेगा, ये बात की बात है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सेनेट में भी इंपीच करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को सेनेट में इंपीच करते हो तो फिर वो अगली बार कभी भी यूएस प्रेसिडेंशियल चुनाव में नहीं खड़े हो पाएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।